गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पुस्तक वितान भाग 2 के दूसरा पाठ जूझ, जो कि आनंद यादव जी द्वारा रचित है। यह मराठी के प्रख्यात कथाकार आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका एक अंश यहाँ दिया गया है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदुरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। यहाँ लिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते होते विद्यार्थियों के लिए एकदम नई बन सकती है। इसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन का यथार्थ चित्रण तो है ही, साथ ही किस तरीके से वो संगीत के साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ता है उसका वर्णन भी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। लेखक जिन्होंने आत्मकथा के रूप में अपनी कहानी के रूप में इसको शुरू किया है, इस कथा को, वो बहुत पढ़ना चाहते हैं। लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक लिया और खेती के काम में लगा दिया। खेती में उसे खेतों में पानी देना होता है, कोल्हू में काम करना होता है, परंतु लेखक का मन है पढ़ना। उसको ये काम बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। वो जानता है कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। उसका मन है कि पढ़ूंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 हाथ में पैसे रहेंगे और आनंद विठोबा आनंदा की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। और मन ही मन वो बच्चा सोचता रहता है। इस बात को वो अपने दादा मतलब अपने पिताजी से कहने की हिम्मत नहीं रख पा रहा है, क्योंकि दादा इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत बुरी तरीके से पिटाई करेगा। अब दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलना होता है। कोल्हू का ज़रा जल्दी काम शुरू करो तो दादा की समझ में ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है, और यह उसकी समझ कुछ हद तक सही भी थी। अब हुआ क्या कि कोल्हू का काम जो है जल्दी चलाने की वजह से जल्दी ख़त्म हो चुका था। उसकी माँ कंडे थाप रही थी और लेखक बाल्टी में पानी भरकर अपनी माँ को दे रहा था, और दोनों अपने अपने काम कर रहे थे। इस एकांत को देखकर लेखक ने माँ से बात करना उचित समझा कि अब जो है माँ से पढ़ाई के बारे में काम की जा सकेगी और उचित अवसर प्राप्त करने की देखते ही उसने अपनी माँ से बात चलाई कि वो पढ़ना चाहता है। उसकी माँ ने लाचारी प्रकट करते हुए कहा, तेरा दादा तेरे पढ़ने की बात चलने पर जंगली सुअर की तरह गुर्राता है। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था, और लेखक ने माँ को सुझाव दिया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में बात करते हैं। माँ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तय हुआ कि आज रात दोनों दत्ताजी के पास चलेंगे। दत्ताजी की बात उसके पिताजी भी नहीं टालते थे। रात को दोनों माँ बेटा राव सरकार जी के घर गए। माँ भी चाहती थी कि बेटा 7वीं तक पढ़ाई कर ले। माँ ने वहाँ बैठ के दत्ताजी को सब कुछ बता दिया और यह भी बताया कि उसका पति किस तरीके से सारा दिन रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं बटाता। और उसने राव जी को ये भी बताया कि खुद काम से बचने के लिए उसने बच्चे को जो है खेती में झोंक दिया है और खुद वह कोई भी काम नहीं करता है, और उसने लड़के की पढ़ाई भी छुड़वा दी है। लेखक ने राव जी के भाव
अपने अनुकूल देखकर कहा कि अब जनवरी का महीना है, यदि अब भी मुझे पाठशाला भेज दिया गया तो मैं 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी कर लूँगा और परीक्षा में पास हो जाऊँगा। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरा जो है पहले से 1 वर्ष बेकार चला गया है, और अगर अब भी ये वर्ष बेकार चला गया तो मेरा जो है पढ़ाई से बिल्कुल ही छूट जाएगा। और उसको यही लालच था कि अगर मैं अभी चला जाता हूँ तो मेरा 1 साल बच जाएगा। दादा की करतूतें सुनकर राव जी को पहले ही क्रोध आ गया था। उन्होंने कहा ठीक है, आज उसे भेजो, मैं उसको ठीक करता हूँ। और साथ ही कहा ठीक है, तुम दोनों जाओ, जब वो आए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे पीछे थोड़ी देर बाद तुम भी आ जाना। अब लेखक ने कहा ठीक है, ऐसे ही करते हैं। राव ने लेखक से कहा कि घर जाओ और पिताजी को भेज दो। माँ बेटा ने राव को सचेत कर दिया कि हम दोनों यहाँ आए हैं, ये बात जो है इसके पिताजी को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि दोनों को डर था कि ये हमारी पिटाई करेगा। तो राव ने कहा तो उसके सामने निडर होकर मैं जो पूछूं वो बता देना। योजना के अनुसार लेखक की माँ ने दादा को राव जी के यहाँ यह कहकर भेज दिया कि राव साहब के यहाँ साग भाजी देने गई थी। तब राव साहब ने कहा बहुत दिनों से तेरा मालिक नहीं दिखाई दिया, उसे मेरे पास भेजना। तो दादा एकदम से बोलने लगे, कुछ काम वाम था? तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं बताया। और उसने कहा ठीक है। दादा तुरंत खड़ा हुआ और देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी, और उसने कहा कि ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और आधे घंटे बाद लेखक की माँ ने लेखक को यह कहकर भेज दिया कि जाओ उनको बोलो कि माँ खाने के लिए बुला रही है। राव जी ने पिताजी के सामने लेखक से पूछा, कौन सी कक्षा में पढ़ता है तू? तो लेखक ने बताया 5वीं में था, लेकिन अब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों रे? तो पिताजी के लिए बोला कि दादा ने मना करा, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों रत्नप्पा? उसने कहा हाँ जी। फिर तू क्या करता है? और उन्होंने उससे जो है जिरह करनी शुरू कर दी, प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे वो अपनी मुद्दे की बात में आने लगे। तो अब दादा से जब प्रश्न पूछे जा रहे थे, राव ने लेखक के दादा रत्नप्पा से जब सच्चाई जाननी चाहिए तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार किया कि उन्होंने कहा ठीक है, हाँ खेतों का पानी वगैरह मैंने इसे दिया है। इसके बाद सरकार ने लेखक के दादा मतलब पिताजी को बहुत फटकार लगाई और कहा खुद तू खुले सांड की तरह घूमता है, लुगाई और बच्चों से खेती में जोतता है, अपनी मौज मस्ती के लिए लड़के की बलि चढ़ा रहा है। सरकार ने लेखक से कहा तू कल से पाठशाला जा, मास्टर को फीस दे, मन लगा के पढ़, साल बचाना है। यदि तुझे पाठशाला ना जाने दे तो मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। अब लेखक के दादा ने लेखक पर, अब क्या हुआ, पिताजी को लगने लगा कि जब मेरे हाथ से बात निकल गई है, तो उसने क्या कहा कि एकदम से बोला मैंने कभी मना नहीं किया। अब इसको तो बाहर के नाम पे गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकल के जरा नज़रों के सामने रख लिया था मैंने इसे। तो दादा राव जी ने कहा कैसी आदतें? कहते चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता, खेती और घर के काम में इसका ध्यान नहीं था। और इस तरीके से पिताजी ने जो है लेखक के ऊपर हल्ला बोल दिया। राव जी को बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा क्यों रे छोकरे? तो लेखक ने कहा नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे, दादा तो कभी सिनेमा के लिए पैसे ही नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े बनवाए थे। उसी समय एक बार मैं सिनेमा भी गया था। और लेखक कहते हैं मैंने भी थोड़ा बहुत झूठ शूठ सब मिलाकर बता दिया। राव जी कहने लगे अब ये सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा, ना पास तो नहीं हुआ कभी, मतलब तो कभी फेल तो नहीं हुआ था? तो उसने कहा नहीं जी, पाठशाला जाना बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ, मैं कभी भी फेल नहीं हुआ। तो उसने कहा कि अच्छा अब तू घर जा और सवेरे पाठशाला, अब से तू पाठशाला जाने लग। तो हुआ क्या, इस तरीके से राव जी ने जो है पिताजी के सारे आरोपों को खारिज करते हुए कह दिया कि नहीं, अब तू जो है पाठशाला जाएगा। बाद में राव साहब ने रत्नप्पा को भी समझाया और कहा कि पाठशाला भेजो, तो उन्होंने भी हामी भर दी। अब घर आकर खाना खाते खाते
लेखक के दादा यानी पिताजी ने उससे वचन लिया कि सुबह 11 बजे तक खेत में काम करेगा, खेत से ही पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना तथा काम की अधिकता पर कभी कभी छुट्टी भी तुम्हें लेनी पड़ेगी। और लेखक तो स्कूल जाना चाहता था, तो उसने पिताजी की सारी शर्त जो है स्वीकार कर ली। अब जब सारी शर्तें स्वीकार कर ली तो दूसरे दिन वो अपना पाठशाला जाने की तैयारी करने लगा और वह विद्यालय गया। वहाँ कक्षा 5 में जाकर बैठने लगा। कक्षा में गली के उसके 2 लड़के उसके अपने पहचान के थे, इसके अलावा सभी उसके अपरिचित थे। सभी लड़के लेखक से कम उम्र के थे और लेखक बाहरी अपरिचित के समान बेंच के एक कोने पर जाकर बैठ गया। कक्षा के शरारती लड़के ने लेखक की खिल्ली उड़ाई और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। और जब उसने वहाँ पर मास्टर की मेज पर उसने उसका गमछा रख दिया, बीच में छुट्टी में उसी लड़के ने लेखक की धोती की गांठ खोल दी और पाठशाला के बच्चे तरह तरह से उसको परेशान करने लगे। अब जब वो उसको परेशान करने लगे तो उनको सबको लगता था कि ये कोई नया मेहमान आया। इस दशा को देखकर उनको थोड़ा सा परेशानी होने लगी। वो घबराने लगा स्कूल के नाम से। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से कहकर एक नई टोपी और लंबी सी थोड़ी नेकर सी मंगवा ली और स्कूल वह नेकर पहन के जाने लगा। गणित के अध्यापक शरारती बच्चों की पिटाई करते थे, अतः कक्षा में शरारत कम होने लगी और इस तरीके से अब जो है उनको एक अपना दोस्त मिल गया, वसंत पाटिल। वो था तो उनकी आयु से कम, छोटा था, किंतु पढ़ने में बहुत होशियार था और वो कक्षा का मॉनिटर था। और इस तरीके से उन्होंने अपना दोस्त उसको वसंत पाटिल को बना लिया। अब हुआ क्या कि लेखक, वैसे तो वसंत पाटिल स्वभाव से शांत था, अब लेखक भी घर से पूरी तैयारी करके आता था, पहली बेंच पर बैठता था। ऐसे ही लेखक ने वसंत पाटिल की तरह करना शुरू किया। वसंत पाटिल का कक्षा में सम्मान था और लेखक ने भी वसंत पाटिल के समान पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। वह हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता था और जब वो कुछ न कुछ पढ़ता रहता था, कक्षा में उसका सम्मान भी था। और हुआ क्या कि मन की एकाग्रता के कारण अब लेखक को गणित समझ में आने लगी। वसंत पाटिल के समान लेखक भी लड़कों के सवाल जांचने लगा। उसकी वसंत से अच्छी दोस्ती हो गई। मास्टर जी भी प्रसन्न होकर उसे आनंदा नाम से पुकारने लगे। मास्टर के अपनेपन और वसंता की मित्रता के कारण उसका अब जो है पाठशाला में मन लगने लग गया। अब यहाँ पर लेखक के जीवन में एक थोड़ा सा मोड़ आता है। मास्टर सौंदलेकर मराठी के अध्यापक थे और वे बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत सारी कविताएं जो हैं उन्हें याद थी और उनका गला भी सुरीला था। छंद और लय का उन्हें बहुत ज्ञान था। वे कविता के साथ ऐसे जुड़ते थे कि अभिनव करके भावबोध कराते। वे स्वयं भी कविताएं लिखते भी थे, कविताएं गाते भी थे। कभी कभी कक्षा में अपनी कविता भी सुना दिया करते थे और लेखक को उनकी कविताएं बहुत अच्छी लगती थी और वो तन्मय होकर सुनता था। अब जो है उनका मन कविताओं में डूबने लगा। अब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और वो सीधे कोई ना कोई कविता, मतलब जब लेखक खेत पर पानी लगाता या ढोर चराता या जानवरों को चराता, तब वो एकांत में कविताओं को मास्टर के हाव भाव, यतिगति, आरोह अवरोह के अनुसार गाता। मतलब वो मास्टर का एक तरह से अभिनव करने लगा। जिस तरीके से मास्टर सौंदलेकर पढ़ाते थे, ऐसे ही वो उनकी तरह उनकी एक्टिंग करने लगा। उसी समय उसने अनुभव किया कि वह मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ सकता है, कि जिस तरीके से मास्टर पढ़ते हैं ऐसे मैं अन्य कविताओं को भी इस तरीके से पढ़ सकता हूँ। इन कविताओं का लेखक पर यह प्रभाव हुआ कि अब उसे पानी लगाते या जानवर चराते अकेलापन महसूस नहीं होता। वह अपने आप में ही मस्त रहने लगा और उसे एकांत अच्छा लगने लगा। लेखक ऊंची आवाज में कविताएं गाता,
साथ साथ अभिनय भी करता और कभी कभी इतना मस्त हो जाता कि नाचने लगता। लेखक ने कविता गाने की अपनी पद्धति सीख ली और मास्टर की अपेक्षा अब तो वो ज़्यादा अभिनय के साथ गाने लगा। उसे एक्ट करना बहुत अच्छा लगने लगा। कविता के भाव उसके चेहरे पर आने लगे। मास्टर को लेखक का कविता गायन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छठी सातवीं के बालकों के सामने उसे गवाया। कहा कि तुम इनके सामने गाओगे। और इस तरीके से जब कविता के भाव उसके मन चेहरे पे आने लगे, पाठशाला के एक समारोह में भी उसको गवाया गया। तो इस तरीके से अब आनंदा अर्थात जो लेखक हैं उनको जो है बहुत अच्छा लगने लगा और उनका मन जो है अब कविता बनाने, कविता गाने में डूबने लगा। मास्टर सॉनलेगर स्वयं कविता करते थे। अनेक कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे कवियों के संस्मरण भी सुनाते, मतलब कि कवि जिनसे वो मिले थे उनके बारे में बताते। इससे लेखक की कवियों के बारे में धारणा बनी कि कवि भी तो अपने जैसा ही हाड़ मांस का एक मनुष्य होता है, उसको भी क्रोध आता है, वो भी लोभ रखता है। अतः लेखक ने सोचा कि जब वह भी मनुष्य होता है, मैं भी मनुष्य हूँ, तो क्यों ना मैं भी कविता करूं, मैं भी कविता कर सकता हूं। उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगा। मास्टर जी ने अपने दरवाजे पर एक मालती की जो बेल थी या लता थी उस पर कविता लिखी थी। लेखक ने मालती की लता और कविता दोनों देखी थी। इससे लेखक को लगने लगा कि मैं भी तो अपने खेतों पर, गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूँ। अतः वह भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर अपनी तुकबंदी करने लगा। उन कविताओं को गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लग गई कि अगर उसके पास पेंसिल और कागज नहीं होता तो वो क्या करता था, कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिख देता या लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर ही लिख दिया करता था। मतलब उसे तो प्रैक्टिस करनी थी। और वो अपनी प्रैक्टिस कैसे करता कि भैंस होती या कोई भी पत्थर की शिला होती, उसके ऊपर रगड़कर उस कविता को लिखता और फिर जब उसको याद करता और याद करने के बाद उसको पोंछ देता था। और ऐसे करते करते उनका जो है कविता लेखन और भी शुद्ध होता चला गया। लेखक अपनी सारी कविताएं मास्टर जी को दिखाता। कभी कभी कविता दिखाने के लिए रात को ही मास्टर जी के घर पहुंच जाता। मतलब एक जुनून सा सवार हो गया था लेखक या आनंदा के अंदर। मास्टर जी उसे कविता का शास्त्र समझाते, बारीकियां समझाते, छंद, लय, अलंकारों का ज्ञान कराते, शुद्ध लेखन के नियम बताते कि किस तरीके से कविता को लिखा जाता है, कैसे अनेक विषयों में वे सहज बातें उसको बताते रहते। और लेखक को वो तरह तरह की पुस्तकें देते पढ़ने के लिए, ताकि उसे कविता की बारीकियां समझ में आए। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता तो मिलती ही थी, उसकी मराठी भाषा में भी सुधार आने लगा। शब्द का महत्व उसको समझ में आने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता से देखने का उसका अभ्यास बढ़ता चला गया। और इस तरीके से एक छोटा बच्चा आनंदा, जो कि धीरे धीरे एक बहुत बड़ा कवि बन गया था। बच्चों, जूझ जो है एक उद्देश्य को लेकर लिखी गई कहानी है। इसके माध्यम से लेखक ने पाठकों को संघर्ष करने की सीख दी है। मनुष्य की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, कितनी विकट हों, कितने संकट हों, कितनी बाधाएं हों, लेकिन यदि उसे सहनशीलता, धैर्य, हिम्मत और संघर्ष से लक्ष्य की तरफ को बढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। लेखक के मन में पढ़ने की लालसा थी, लेकिन पिता बाधा बने हुए थे। लेकिन उसने क्या करा, संकट में से भी रास्ता निकाला और अपनी माँ की सहायता और राव जी की सहायता से उसने क्या करा, अपने पिता को सीधी राह पर ले आया। इसके लिए उसने अपने उपाय खुद किए। पिता उसकी मार्ग में कांटे बिछाते हैं,
स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, किंतु वह हारता नहीं है और धैर्यपूर्वक कर्म करता चला जाता है। परिणाम क्या होता है? वो सबका चहेता बन जाता है। और यह सब दिखाकर लेखक अन्य बच्चों को भी संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए कहानी का जो शीर्षक रखा गया है, जूझ, एकदम उपयुक्त लगता है, क्योंकि कहानी का नायक आरंभ से अंत तक कठिन संघर्षों से जूझता रहता है और जूझते जूझते वह सफल हो जाता है। यदि वह हार जाता, वह पढ़ नहीं पाता, इसी तरीके से गांव के बच्चों की तरह वो अनपढ़ रह जाता और सारी जिंदगी उसकी कहाँ बीतती? पशु चराते, खेती में पानी डालते। उसने अपना रास्ता निकाला, संकटों से उसने पार पाया और क्या किया? एक कवि बनकर और कविताएं गाने और लिखने वाला व्यक्ति बनकर उभर कर सामने आया। बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।